पर ACL सर्जरी में है ना कॉम्प्लिकेशंस और रिजल्ट्स है ना बहुत ही पुअर है, बहुत ही पुअर है। मतलब किसी का घुटना जाम हो जाता है, किसी का वापस टूट जाता है, नहीं टूटे तो लचक आती है, मज़ा नहीं आता। लगभग 20 to 30% बेटा फेलियर रेट्स बहुत सिग्निफिकेंटली हाई। और कोई ज़्यादा इंसान खुश नहीं रहता सर्जरी के बाद, 1.5-2 महीने बड़ा ही परेशान रहता है। पर उसका रीज़न ये है कि ज़्यादातर जो सर्जरी हो रही है भारत के अंदर वो हो रही है हैमस्ट्रिंग टेंडन से। सो हम क्या करते हैं डॉक्टर्स, हैमस्ट्रिंग टेंडन निकालते हैं 2 घुटने से। अब हैमस्ट्रिंग टेंडन निकालो या एंकल के पास से पेरोनियस लॉन्गस निकालो, दोनों ही पतले टेंडन होते हैं। सो उसको डबल करके 4 फोल्ड कर दिया, ऊपर बटन आ गया। इसके बाद सर्जरी चालू करी, ये सर्जरी आपकी हो रखी है, यही सर्जरी आपकी हो रखी है बेटा, दोनों की। फिर अब ये जो डायमीटर है वो 7 से 8 mm का है, इससे मोटा निकलता नहीं। एक बड़ा छेद किया ऊपर, एक बड़ा छेद नीचे किया 7-8 mm का, फिर ग्राफ डाल दिया, ऊपर बटन चला गया, नीचे चला गया बायोस्क्रू, सर्जरी खत्म हो गई। ये सर्जरी तो खत्म हो गई। अब इसके बाद 1.5 महीना इंसान का ख़राब होता है। जैसे आपको पैर मोड़ने नहीं दिया, 1.5 महीना बेड पे रहे, ब्रेस लग गया, सो घुटना जाम हो सकता है। तो अब ये वापस क्यों टूट गया? स्लिप दोनों पैर हुए थे, एक ये क्यों टूटा? इतना ज़ोर से स्लिप हुए थे, क्या उससे पहले कभी स्लिप नहीं हुआ लाइफ में? हो सकता है ना लिगामेंट कच्चा हो, जो आपका ओरिजिनल ACL था उससे कच्चा होगा लिगामेंट, तभी तो एकदम से टूट गया, नहीं तो नहीं टूटता ना, ये मजबूत नहीं था। स्लिप तो इंसान हो ही सकता है ना, चीज़ मजबूत हो तो बच जाती है चीज़। सो ये लिगामेंट सबसे ज़्यादा टूटते हैं, ये कच्चे होते हैं, ACL से भी कच्चे होते हैं नॉर्मल। क्यों? एक तो हैमस्ट्रिंग टेंडन है, 4 धागे से बना है, 7-8 mm का ही डायमीटर है। सो मल्टीपल वर्ल्ड में स्टडीज़ है कि 8 mm से अगर का डायमीटर हो कम तो चीज़ें टूटेगी गिरते ही। दूसरा 2 लिगामेंट टूटते हैं, एक नहीं टूटता, एक ACL और एक ALL आपका भी टूटा हुआ है बेटा, वो होता है बाहर एंटीरियर लेटरल लिगामेंट। अब हमारे इंडिया में भारत में हर कोई ALL करता नहीं है, ये प्रॉब्लम है। सिर्फ ACL करते हैं, तो ACL करने से एंटीरियर पोस्टीरियर स्टेबिलिटी मिल जाती है, पर फिर घुटना घूमता रहता है, ALL नहीं हो रखा। सो अगर मैं दोनों करूं तो बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है चीज़, तो ये भी नहीं होता। तीसरा, इंजरी बचने के लिए न्यूरोमस्कुलर ट्रेनिंग करनी पड़ती है। अब न्यूरोमस्कुलर ट्रेनिंग 3 महीने के, या अगर एडवांस सर्जरी हो 3 महीने के बाद, 6 महीने बाद चालू होती है। अब न्यूरोमस्कुलर ट्रेनिंग नहीं होती हमारे यहाँ, नॉर्मल रिहैब होता है, पैर बैंड कर लिया, पैर सीधा कर लिया, उससे भी हमारे री इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो आपकी जो चीज़ें टूटी है उसमें बहुत सारी चीज़ों का योगदान है। कमज़ोर टेंडन, ALL का ना करना, और रिहेबिलिटेशन अच्छा नहीं करना। अब ये तीनों ही चीज़ें अगर हम सही कर लें तो हमारी चीज़ टूटती नहीं है और घुटना जाम भी नहीं होता है। सो अगर अब मैं सर्जरी करूँगा, जैसे हमें रिवीजन करना है, तो हम वो तो करेंगे नहीं जो आपकी पहले हुई, वो तो मैंने बहुत समय पहले ही करना बंद कर दिया। यूरोप और अमेरिका में कहीं नहीं होती सर वो सर्जरी। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो चीज़ें बदल गई, हर चीज़ बदल जाती है, इसमें डेवलपमेंट हो गया बहुत। सो अगर मुझे बेटर सर्जरी करनी है तो हम क्या कर सकते हैं? सो बेटर सर्जरी करनी है तो हम क्या कर सकते हैं? तो मैं आप करूँगा ऑल इनसाइड ACL रिकन्स्ट्रक्शन यूजिंग क्वाड्रिसेप्स टेंडन, इंटरनल ब्रेस और LET, सब चीज़ें करेंगे जो मैंने आपको सारी बताई। उन सब के सॉल्यूशन है कि क्वाड्रिसेप्स टेंडन मैं इसलिए यूज़ करूँगा कि क्वाड्रिसेप्स टेंडन वर्ल्ड में जितनी भी स्टडीज़ हुई है आया सबसे मजबूत ही है, सबसे मजबूत, हैमस्ट्रिंग नहीं है। सो इसलिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। कई तरह पटला करते हैं, ये दोनों सबसे मजबूत हैं। दूसरा, ऑल इन साइड का मतलब ये है कि छेद छोटा होता है बिल्कुल, तो दर्द नहीं होता सर्जरी के बाद। इंटरनल ब्रेस का ये मतलब है कि 1.5 महीना जो आपने ब्रेस लगाया था बेटा, कितने महीने बाद गिरे आप सर्जरी के, तो इंटरनल ब्रेस हो तो बच जाते, क्योंकि इंटरनल ब्रेस उसका लोड ले लेता, अंदर ब्रेस रहता है ना, तो गिरने से वो बच जाता। सो इंटरनल ब्रेस आपको 88% तक फेलियर से बचाता है। दूसरा, इंटरनल ब्रेस से आप पहले दिन पैर बैंड कर सकते हो, जाम भी नहीं होने देता। और ALL करने के लिए हमें LET करना पड़ता है। अब ये मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ रिसर्च पेपर, ग्राफ्ट चॉइस आउटकम्स फॉलोइंग ACL रिकन्स्ट्रक्शन बेस्ड ऑन ग्राफ्ट से, कौन से ग्राफ्ट में कैसा आउटकम आता है। सो री रप्चर रेट देखा जाए तो हैमस्ट्रिंग का सबसे ज़्यादा है प्लस, क्वाड्रिसेप्स का और बोन पटेल टेंडन का कम है। सो दैट्स वाई क्वाड्रिसेप्स इज मच बेटर देन हैमस्ट्रिंग इन टर्म ऑफ री रप्चर। और भी बहुत सारे स्टडीज़ हैं, क्वाड्रिसेप्स टेंडन है लोअर री रप्चर रेट देन हैमस्ट्रिंग, हर स्टडी में ये है, क्योंकि ये है ही मजबूत। दूसरा, निकलता 10 mm का है, मोटा निकलता है, ये 7-8 mm का निकाल, 10 का निकालेंगे तो मोटा भी निकालेंगे, मजबूत भी निकालेंगे। इसको निकालने के लिए सर हम लोग यूज़ करेंगे क्वाड प्रो टेंडन हार्वेस्टर, जो कि ये चीज़ है। सो इससे निकलता है, पर ये प्लास्टिक है, हर पेशेंट में नया खोलना पड़ता है, ब्लेड है ना, ये एक ही निकालेंगे, उसी घुटने से निकालेंगे जिसके आप में हम करेंगे सर्जरी। इसके जो बटन आते हैं उसका नाम फाइबरटेक टाइट्रोप है, अलग तरह के बटन आते हैं, और 10 mm से 11 mm का निकल, तो 6 फीट से ऊपर में 11 निकालते हैं, आप में 10 निकाल लेंगे। हैमस्ट्रिंग काफ़ी पतला था, छोटे चीरे से निकल जाएगा। अगर मैं क्वाड प्रो यूज़ नहीं करूँगा तो मुझे बड़ा चीरा लगाना पड़ेगा, और मैं फिर मेज़र नहीं कर सकता मैं कितने mm का निकालूँ, ब्लेड से काटते रहो, उसमें इतना प्रिसीजन नहीं आता बेटा। बटन आज के आते हैं एडजस्टेबल, ये दिख रहा है आपको एडजस्टेबल लॉक लगा हुआ है, छोटे होने वाले बटन है। इतने सारे बटन आते हैं, हैमस्ट्रिंग के बटन अलग हैं, क्वाड्रिसेप्स का अलग हैं, बोन पटेल बोन के अलग हैं। और मैंने काटा फिर बंद कर लिया, ऊपर और नीचे का दोनों जगह फ्लिप कटर लग रहे हैं। सो मेरा छेद बहुत ही छोटा हो गया,
बाहर की हड्डी का, जो कि मेन मजबूत है, तो दर्द सिग्निफिकेंटली कम होता है सर। 10% भी दर्द नहीं होता। 100 जितना आपने पिछली सर्जरी में झेला, पिछले वाली में 7 या 8 mm का स्क्रू गया होगा तो इतना बड़ा छेद किया होगा, इसमें छेद बिल्कुल पतला हो गया। बाहर की हड्डी में ज़्यादा दर्द होता है, वही मजबूती है, अंदर तो खोखली होती है हड्डी। बटन लगने के बाद बटन टाइट होते हैं एडजस्टेबल सिस्टम से, ऊपर भी टाइट हो रहे हैं, नीचे भी हमने ABS सिस्टम लगा रखा है, दोनों एडजस्टेबल हैं, तो नीचे अब स्क्रू जा नहीं सकता, तो नीचे बटन लग जाएगा, ये भी अपना आप टाइट हो गया। 2 बटन लगने से मजबूती ज़्यादा आती है स्क्रू से। जो बाहर ब्रेस लगा था उससे अंदर ब्रेस बन जाएगा, उसको बोलते हैं इंटरनल ब्रेस। इंटरनल ब्रेस के लिए फाइबर टेप और एंकर, ये दोनों चीज़ चाहिए। सिर्फ फाइबर टेप से इंटरनल ब्रेस नहीं बनता। कई बार सिर्फ फाइबर टेप डाल के बोलते हैं इंटरनल ब्रेस हो गया, नहीं जी, एंकर डालना ज़रूरी है। अब इंटरनल ब्रेस लग गया और बटन बन गया, इसका मतलब है मैं बेंडिंग पहले दिन से कर सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं पूरा वेट दे सकता हूँ। अगर मेनिस्कस टियर नहीं है तो 7 से 15 दिन में नॉर्मल चलने लग जाता है इंसान, ब्रेस की ज़रूरत पहले दिन से नहीं रहती सर। एक और बेनिफिट मिलता है कि अगर बेंडिंग पूरे पहले से कर सकते हैं, तो बेंडिंग करने से ना लिगामेंट लंबे होते हैं। आपकी बेंडिंग 1 महीने बाद आई, उस दिन लंबा हो गया तो हमें मालूम नहीं। इसमें बेंडिंग तुरंत आएगी, तो मैं सर्जरी में बहुत बार बेंड कर लूँगा, मैं सर्जरी में लिगामेंट लंबा कर लूँगा, वापस टाइट कर लूँगा एडजस्टेबल डिवाइस से। तो ये क्या करता है, पूरी तरह खींच लिया, आपको जल्दी भी ठीक कर दिया, इसमें रनिंग 3 महीने में आ जाएगी और फेलियर रेट हो जाएंगे 88% तक कम। इसके लिए हम एक और वेबसाइट देख सकते हैं जिसका नाम है मैके क्लिनिक। ये लंदन में क्लिनिक है, गॉर्डन मैके, काफ़ी बड़ा क्लिनिक है। अगर हम ACL सेक्शन में आएंगे तो लिखा हुआ 88% रिडक्शन मिलता है री इंजरी एंड री रप्चर रेट में, अगर इंटरनल ब्रेस लगा हुआ है। पैट्रिक स्मिथ की रिसर्च है, ये बड़ी जर्नल में आ रही है। क्यों मिलता है, क्योंकि अगर आप गिरते और इंटरनल ब्रेस लगा हुआ होता तो आपके लिगामेंट को बचा लेते हैं ना, सीट बेल्ट की तरह। इसके अलावा एक और लिगामेंट टूटा हुआ ALL, वो नहीं किया तो घुटना घूम रहा था तो ज़्यादा ही घूम गया, वो करना ज़रूरी है, हर कोई करता है। नाउ वी रूटीनली कंबाइन दिस विद ALL इंटरनल ब्रेस फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। कॉम्बिनेशन ऑफ ACL एंड ALL आपको बेटर रिजल्ट देगा, री इंजरी कम करेगा, रिकवरी बढ़ाएगा। ALL ही है, ये करना ही करना है, पर इसको फाइबर टेप से नहीं करेंगे। अब इंडिया में कम लोग क्यों करते हैं, नया लिगामेंट है, फ्यू ईयर्स कोई, तो इसको करने का एक तरीका रहता है जिसको बोलते हैं LET, वो टेंसर फेशियल आटा से करते हैं हम। सो LET में एक नया लिगामेंट बना दिया हमने, एक ही एंकर का यूज़ हुआ तो सस्ता पड़ा। इसका काम क्या है, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ ACL ग्राफ्ट रप्चर, कि गिरते तो ये आपको बचा लेता है, क्योंकि ये भी टूटा हुआ था। ये सब करेंगे, इसके बाद आता है रिहेबिलिटेशन, कि बिना रिहैब के तो फिर चीज़ें ठीक नहीं होगी, ये करना ज़रूरी है। तो फेल कम होने के लिए LET भी करो, कॉर्टिसेप टेंडन दो, इंटरनल ब्रेस दो, 3 चीज़ें देंगे तो फेल होगा ही नहीं सर। इसके बाद 40% ही हुआ है अभी काम, सर्जरी इज़ 40%, 60% से पूरा रिहैब है, 60% सारा रिहैब है। सो रिहैब है ना, रिहैब सेंटर पे होता है, शायद आप कभी गए नहीं वहाँ पे। कभी किसी अच्छे सेंटर पे जाओगे तो वहाँ पे एथलीट मिलेंगे आपको, स्ट्रक्चर्ड रिहैब होता है, हर वीक बढ़ता रहता है रिहैब। हर एक फेज़ से दूसरे फेज़ पे आने के लिए हमें मशीन पे डालना पड़ता है, ये एक्टिविटी डिपेंडेंट रहता है, मन से नहीं चल सकता। स्पोर्ट्स फिजियो कराता है। सो ऐसा सेंटर जहाँ पर स्पोर्ट्स फिजियो और बहुत सारे आपको एथलीट दिखें और ACL के पेशेंट दिखें, वही रिहैब करा रहा है, बाकी कोई नहीं करा रहा। पर आपको जिम जैसा दिखेगा, ये वाला सेंटर है हमारा। तो यहाँ पर आते रहते हैं लोग, रोज़ ही आते हैं। सर्जरी के बाद हम आपको हर वीक कॉल करेंगे 6 महीने तक, हर वीक आपको एक्सरसाइज सिखाएंगे, बीच में बुला लेंगे। आपका मेनिस्कस टियर नहीं, मैं आपको 7 से 15 दिन में बिल्कुल नॉर्मल कर दूंगा। आपको बिलीव ही नहीं होगा कि अरे इतना कम पेन कैसे हो रहा है आज, इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया। मैं बिलीव ही नहीं होता लोगों को, जब जिन्होंने पहले एक सर्जरी करा रखी होती है। दूसरा, एक मेरा ग्रुप है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। फेसबुक पे हमारा ग्रुप है, जो भी मैं पेशेंट ऑपरेट करता हूँ वो इस ग्रुप पे अपनी सर्जरी डालते रहते हैं वीडियोस, तो हम देखते रहते हैं आप सही चल रहे हो, गलत चल रहे हो, गलत एक्सरसाइज होनी है। कम्युनिटी आप अकेले नहीं पढ़ोगे, मेरे 10,000 पेशेंट है, सबसे बात कर सकते हो। अभी बाद में जब चाहो तब, जब भी रिहैब सेंटर आओगे बहुत सारे और बच्चे मिलेंगे। सो फेलियर रेट है ना नेग्लिजिबल है हमारी, हाई नहीं फेलियर रेट। क्यों, क्वाड्रिसेप्स टेंडन टूटता ही नहीं जी, सबसे मेन ये है। फिर 6 महीने तक टेंडन कमज़ोर है तो इंटरनल ब्रेस लगा रखा है, मैं LET भी कर दिया, इससे ज़्यादा भी मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर रिहैब पे हम बहुत ध्यान देते हैं, हर वीक आपको कॉल आएगा, हर वीक आपको एक्सरसाइज आएंगे, तो वहाँ भी कोई फेलियर के चांसेस नहीं है, तो गिर जाओ तो भी नहीं टूटेगा ये। Hi everyone, my name is Afrahim. I'm a professional athlete. I got injured while doing kickboxing and training kickboxing. I sprained my knee, and for quite a while, about 1.5 years, I went on with the injury. I had no idea that what is the injury, which caused me more problem. And at the end, which walking even got difficult for me, I decided to go for an MRI, and I got an MRI and realized I got to know that I have an ACL tear and meniscus tear. So with the research and known friends, surroundings, advice, I got to know about Dr. Manu Bora. So I contacted and got an appointment. I came on with my reports and all. Doctor got to know that it's a grade 3 ACL tear. So he decided for the ACL reconstruction as well with the meniscus tear. Like, I don't want to lie, I was quite scared because I was thinking that I'm an athlete.
all my life is about the sport. It's all about the activity. It's all about what I do, what I love to do. So when I got to know that it's an ACL tear, and I asked few people around and all, and they were saying like, no, it's done. It's over now. Stop it. You can't train. Stop these exercises. Stop. I was thinking, I was saying, I was crying and saying, I want to be able to jump again. I want to be able to do my activities. I was so afraid. I was so scared because I thought that it's the end. When I came to doctor and visit the doctor, the way he explained, the way he opened up everything, like with all the statues, all the model, all the things he has, and all the videos, everything so clearly. He took so much time. He cleared up everything. He answered all the questions, and he showed me how I actually have to keep on training and exercise to build up that new ACL, to strengthen up that new ACL. And it's not about me leaving the sport, but it's about me coming back stronger, getting back stronger and better than before, because I know how great I feel, and I know I will be back much sooner than expected. Thanks to you, thanks for your center, thanks to Dr. Manu Bora. I really appreciate his work, and he already is my hero.